चलिए भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 431 और आज हमारे बीच में है श्री वैभव गोयल जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपके फादर डॉक्टर विनय गोयल जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और आपको जो विषय है वो है सैलरी, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल सैलरीज पार्ट 2। इससे पूर्व भी आप पार्ट 1 ले चुके हैं और सैलरीज के विषय में काफ़ी जानकारी आपने दी हमको। और आज कई भी इसी का पार्ट आप लेने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। अब हमारे बीच में आदरणीय केसी कौशिक साहब हैं, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपके सबसे पहले सर आपका और आपकी फोरम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे एक मौका दिया, फिर से पुनः एक मौका दिया कि मैं सैलरीज के ऊपर थोड़ा सा फिर से जो बचा हुआ था क्वेश्चन वहां से आगे बढ़ा। तो सर हम शुरुआत करते हैं जहां हमने पिछली बार शायद छोड़ा था। सर मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ यस, मैं देता हूँ। तो जो सर वो फॉर्मूला लास्ट टाइम रह गया था, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझने का, मैंने आपको दे दिया, स्क्रीन शेयर कर। यस हाँ यस। तो सर जो हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई हमें जो एम्प्लॉयर से एनुअल एक्रीशन के ऊपर जो फंड देता है, उस फंड के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड या कुछ भी अमाउंट मिलता है, बाय व्हाट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड, क्या वो हमारा सारा टैक्स फ्री होता है या टैक्सेबल होता है। तो वहां उस सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में लिखा है कि सर कि भाई अगर आपका एम्प्लॉयर 7.5 लाख रुपीज से ऊपर का कोई कंट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट या डिविडेंड का अमाउंट या कोई अदर अमाउंट से आपको उस वैल्यू इंक्रीज होती है, उस वैल्यू को हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है सर। तो उस टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन को उन्होंने बताया कि भाई उस एक्सेस अमाउंट पे ही कितना हमने वो इंटरेस्ट अर्न किया, वो हम कैसे जानेंगे। तो सीबीडीटी ने रूल 3B में एक फॉर्मूला डिवाइस किया सर, और ये फॉर्मूला हमारे सामने है सर। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर ये फॉर्मूला? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ओके ठीक है सर। तो टीपी उन्होंने बताया कि भाई जो टैक्सेबल परसेंटेज है, हम कितना टैक्सेबल मानेंगे, उन्होंने कहा इज इक्वल्स टू पीसी डिवाइड बाय 2, द एवरेज ले लिया इनटू रेट आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इनटू रेट। अभी हम इस बारे में जानेंगे सर, पीसी क्या है, आर क्या है, पीसी1 क्या है, टीपी1 क्या है और आर। ठीक है सर। तो टीपी1 कहते हैं सर, एक एग्जांपल पे हम आ जाते हैं सीधे सीधे, जो हमें इस फॉर्मूले को एकदम समझाने में मदद करेगा। सर ये एग्जांपल है सर, ये मैंने ऑनलाइन कॉपी किया सर। ठीक है सर। तो इसमें लिखा है सर, ओपनिंग बैलेंस जो हमारा फंड में था सर फर्स्ट ईयर में 50 लाख रुपीस का। सर जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया सर, वो 10 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया, और उस साल का जो इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई भी अदर एक्विजिशन की जो हम बात करें, वो सर 4,40,000 रहा। तो सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने बताया 64,40,000 रहा। ठीक है सर। तो हमारा जो एनुअल जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सर, वो 7,50,000 से ज्यादा है सर। जब वो 7,50,000 से ज्यादा है तो हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी सर? तो उन्होंने कहा पीसी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 7,50,000 से कितना ज्यादा है सर, वो 2.5 लाख ज्यादा है। हम देखा था 10 लाख था सर। उन्होंने कहा अब एक्रीशन कितना हुआ सर? एक्रीशन हमने जैसे पिछले पेज पे देखा सर, 4,40,000 सर, ये वाला 4,40,000 व्हिच हैज बीन डिनोटेड एज आई। सर अब एवरेज लेते हैं सर। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। सर ओपनिंग कितना है 50 लाख सर, क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारा 64,40,000, उसको हमने डिवाइड बाई 2 कर लिया सर, तो ये हमारा एवरेज आ गया। और सर रेट क्या हुआ सर? जो आपका एक्रीशन हुआ डिवाइड बाई दैट एवरेज। तो उन्होंने एक रेट निकाल लिया सर कि ये हमारा एक रेट आ गया, जिसकी बेसिस पे हम ये निकालने का प्रयास करेंगे कि आपको कितना बेनिफिट है। ठीक है सर। सर ये पीसी1 फर्स्ट ईयर है, इसलिए पीसी1 जीरो रहा, टीपी1 इसलिए ये भी जीरो रहा सर। तो उन्होंने एक रेट निकाला सर, ये आ गया था हमारा फर्स्ट ईयर में, उस फॉर्मूले में डालने के बाद कि भाई आपका जो टैक्सेबल परसेंटेज है वो 2.5 लाख है, उस 2.5 लाख रुपए पे कितना एक्रीशन जो टैक्सेबल है वो 9,615 है। ऐसी सर सेकंड ईयर में उन्होंने कर दिया सर। सेकंड ईयर में हमने देखा कि भाई आपने 12 लाख रुपीस का एनुअल कंट्रीब्यूशन किया आपके एम्प्लॉयर ने, तो सर वो 4,50,000 ज्यादा है 7,50,000 से। और सर एवरेज जो वैल्यू आ गई वो आपका 73 लाख रुपीस आ गई। ठीक है। एक्रीशन जो था आपका 563 था। तो उस तरीके से हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया और इन्होंने एक वर्किंग कर दी।
लास्ट ईयर में इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस इसलिए किया क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, जो हमने यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसकी वजह से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 488 हो जाता है। और सर 48, लेकिन जो हमारा इसका टोटल है, दिस PC1 प्लस TP1, इसका जो टोटल है सर, PC1 क्या हुआ सर, फर्स्ट ईयर 2.5 लाख, सर सेकंड ईयर 4.5 लाख। तो फर्स्ट ईयर में 2.5 हो गया सर, सेकंड नेक्स्ट ईयर में आए तो 2.5 प्लस 4.5, तो ये 7 हो गया सर। उसके बाद जो एक्विजिशन था सर, जो एनुअल इंप्रूवमेंट था वो 7.5 से ज्यादा था ही नहीं, तो वो 0 हो गया सर। तो ये सब वैल्यू इसको करते हुए PC1 आ गई सर। TP1 आ गई सर हमारा इंटरेस्ट की फिगर, जो हमने यहाँ नीचे इंटरेस्ट की फिगर लगाई सर, उसको अक्यूमुलेट करते हम यहाँ चले गए, दिस प्लस दिस 7 लाख प्लस 1,66,000, हमारा सर 8,66,000 आता है सर। और सर हमारा ओपनिंग बैलेंस है सर 4,88,000, तो वो जो 4,88,000 इज लेसर देन 8,66,000 by 3,77,000, so therefore the interest on this amount, this 7.69 was calculated on the opening amount। तो इस तरह से हम एक एनुअल एक्यूरेशन निकाल सकते हैं, जो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, समझाने में भी थोड़ा सा बोरियत लग रही है। तो ये हमारा, हाँ, हमने एक एनुअल एक्यूरेशन की हमने बात करी सर। एक नया जो आगे मैं बढ़ना चाहूंगा सर, जो रेस्टोरेंट्स हैं सर, रेस्टोरेंट्स में वहाँ जो वेटर्स होते हैं या वहाँ टिप मिलती है सर, तो सर ये जो टिप जो हर वेटर को जो मिलती है, वेदर दिस इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी, तो सर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ITC लिमिटेड में कहा इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सैलरी बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो एक सर्विस के बदले जो वेटर ने दी उसकी वजह से एक डिस्क्रिशनरी है, तो वो उस वेटर के हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है, बट एज अ मैटर ऑफ सैलरी, अगर हम 192 में TDS की बात करेंगे या एम्प्लॉय के हैंड की सैलरी की बात करेंगे, तो वो वहां पे इंक्लूड नहीं होगी। या ITC लिमिटेड के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। सर अगला जो इम्पोर्टेंट इशू है जो मैं लाना चाह रहा था सर, इसलिए लाना चाह रहा गिफ्ट का, क्योंकि सर ये जो नया सर्कुलर आया है 194R का, ये थोड़ा सा माइंड्स में लोगों के कंफ्यूजन कर रहा है सर। कल किसी सर सज्जन का फोन आया है कि सर वैभव ये बता कि भाई ये जो 194 आया है, जो मेरे बेनिफिट्स और पर्पसेस जो सैलरी हेड में मिल रहे हैं, क्या उस पे भी लगेगा? तो सर मेरा उनको जवाब था कि भाई वो तो आप पहले से 192 में टैक्स कर ही रहे थे, अब उसके लिए सरकार नया थोड़ी कोई सेक्शन लिया और सर्कुलर लिया। वो 194R उन लोगों के लिए है जिनको बेनिफिट्स और पर्पसेस मिलते हैं और वो सैलरी वाले हेड में, सॉरी उनके PGP वाले हेड में टैक्सेबल हैं, और जो PGP वाले हेड में टैक्सेबल होने के बावजूद भी वो लोग इनकम में अपनी दर्शा नहीं रहे हैं, तो वो उस संदर्भ में ये 194R आया है। लेकिन सर उस 194R में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है और एम्प्लॉइज को तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, खासकर हॉस्पिटल वाइज। सर उस सर्कुलर में ऐसा लिखा सर कि भाई किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना कोई सैंपल आपके एम्प्लॉय डॉक्टर को, रेजिडेंट डॉक्टर को लाके दिया, भाई अपने पेशेंट्स पे आप इसे टेस्ट करिए सर, इसको अपने पेशेंट पे अप्लाई कीजिए और अपने पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। तो सर्कुलर कहता है कि ये जो बेनिफिट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये फ्री सैंपल दिया, इट इज इन द नेचर ऑफ बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ द हॉस्पिटल। चलो ठीक है, इतना मैंने मान लिया सर, एक बार को माना जाता है। सर वो आगे क्या कहते हैं कि द हॉस्पिटल शुड ट्रीट इट एज द बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ये सर कहाँ की बात होगी सर? वो क्या डॉक्टर अपने घर ले गया फ्री सैंपल सर, बेनिफिट और परक्विजिट तो मैं अपने घर ले जाऊंगा सर, वो बेनिफिट और परक्विजिट मैंने जो फ्री सैंपल के रूप में मिला वो मैंने पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर लिया, पेशेंट्स को दे दिया, तो वो तो हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए एक बार को चला गया। अगर मेरा हॉस्पिटल चार्जेबल टैक्स PGP में आता है, मेरा हॉस्पिटल अगर चैरिटी है, फिर तो ये सिचुएशन पूरी अराइज ही नहीं होती, वो सर्कुलर इस बात को अलग नहीं करता। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी बात भी ले लूं सर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सैंपल जो है वो एम्प्लॉय के हैंड्स में 192 में हॉस्पिटल को ऐड करने हैं, TDS काटना है सर। ये जो विरोधाभास वाली स्थिति है, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बियॉन्ड चले गए सर्कुलर, भाई वो उस एम्प्लॉय को बेनिफिट ही नहीं है, वो सैलरी की डेफिनेशन में ही नहीं है। तो एक बड़ा विवाद का विषय ये उठता है, क्या एक सर्कुलर जो कि सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में इनकम नहीं है, किसी जूरिस्प्रूडेंस की तरह इनकम नहीं है एम्प्लॉय की, फिर भी वो एक सर्कुलर इनकम का बेनिफिट क्रिएट करना चाह रहा है। तो एक ये विषय थोड़ा सा विवादास्पद रहेगा, बट मेरा व्यू ये है कि उसके हैंड में इनकम, सैलरी, बेनिफिट या प्रोजेक्ट इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हॉस्पिटल के कार में इस्तेमाल कर रहा है सर। ये दूसरा इशू है सर, ये जो VDS के ऊपर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर, ये जो इन्होंने नया सर्कुलर निकाला सर, अभी 30 जून को इन्होंने सर्कुलर निकाला,
इस सर्कुलर में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात क्लैरिफाई करी कि जो गिफ्ट वाउचर्स हैं, अगर इसके बदले आप सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ले सकते हो डिस्काउंट रेट पे, तो वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे और 194 में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि वो गिफ्ट्स ऑलरेडी अगर एम्प्लॉइज को मिल रहे थे तो 192 में टैक्सेबल हो ही रहे थे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे अवॉइड कर दी। ठीक है सर। सर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर नेक्स्ट विषय में। सर नेक्स्ट हमारा ये है सर ग्रेचुटी। सर ग्रेचुटी जैसे हमने बात किया, एम्प्लॉइज के केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है सर। लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉइज हैं सर, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर होते हैं, तो सर जो लोअर ऑफ द थ्री अमाउंट है सर, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव, 15 days सैलरी फॉर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, या 20 लाख, जिस इन तीनों में से जो भी लोअर होगा हम उसको मान लेंगे सर कि भाई इट इज लोअर ऑफ द थ्री वुड बी exempt in case of gratuity for those employees who are covered under payment of gratuity act। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो फुल्ली exempt है। और जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, तो सर जो 15 डेज सैलरी है, वो 15 डेज सैलरी की बजाय हाफ मंथ एवरेज सैलरी को हम रिप्लेस कर देते हैं। सर एक इसमें एक विषय ये भी आता है कि भाई मैंने अगर 89(1) में रिलीफ ले ली ग्रेचुटी के लिए, तो क्या मुझे 89(1) में जो रिलीफ मिली है और जो 10(10)(c) में जो मैं ग्रेचुटी की रिलीफ की बात कर रहा हूँ, क्या ये दोनों मैं साइमल्टेनियसली क्लेम कर सकता हूँ? तो पहले तो सर ये विवाद था और कई रूलिंग्स थी कि हम दोनों साथ साथ ले सकते हैं, बट नाउ द सेक्शन हैज बीन अमेंडेड। उस सेक्शन में साफ लिख दिया गया है कि भाई अगर आपने 89(1) में कोई बेनिफिट ले लिया है तो आप 10(10)(c) में कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, या आप 10(10)(c) में बेनिफिट लेना मांग रहे हैं तो 89(1) में बेनिफिट नहीं ले सकते। ये तो सर हमारा हो गया ग्रेचुटी की बात। सर अब आती है सर पेंशन की बात। सर पेंशन दो तरीके से होती है सर। जो मैं मंथली सैलरी के रूप में पेंशन लेता हूँ, अनकम्यूटेड पेंशन जो लेता हूँ सर, वो टैक्सेबल है। जो सर लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन है सर, तो जो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सर वो एग्जेम्प्ट है सर, है नहीं सर। लेकिन जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सर, उनके लिए ये उसमें दो इश्यूज आते हैं सर, एक ग्रेचुटी का और एक विदाउट ग्रेचुटी। दो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिल सकती है, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं भी मिल सकती है। तो जहां पे एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी मिलती है तो वहां कहते हैं कि जो 1/3 अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन आया है वही एग्जेम्प्ट है, और जहां ग्रेचुटी नहीं मिलती है वहां हाफ अमाउंट ऑफ द कम्यूटेड पेंशन है वो एग्जेम्प्ट। अभी सर मीटिंग शुरू होने से पहले कालरा सर एक बात कर रहे थे लीव सैलरी के लिए कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या करते हैं सर। उसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो लीव एनकैशमेंट में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सर वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 लाख। अब सर आपने भी सर काफी सारे सर्कुलर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं कहता हूँ सर, उस पे काफी सारे चर्चा सुनी होगी सर कि भाई हम पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं, है ना, हम भी जो गवर्नमेंट जैसे एम्प्लॉइज हैं तो हमें गवर्नमेंट जैसा बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो वो कहते हैं कि भाई वो कई सारे सर्कुलर्स का, कई सारे ऑफिस नोटिंग, आरटीआई में ऑफिस नोटिंग्स का वो हवाला देते हैं सर, सीबीडीटी के ऑफिस नोटिंग्स का वो हवाला देते हैं कि भाई हमको भी जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और हमारी भी फुल लीव एनकैशमेंट जो हमें मिल रहा है वो एग्जाम करा लेना चाहिए। वो 3 लाख की सीलिंग हम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और सर ये बीएसएनएल वाले भी सर ऐसे ही हैं सर, वो कहते हैं पहले तो हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में थे, डिपार्टमेंट में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, बाद में हमको बीएसएनएल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब जो हमें लीव एनकैशमेंट मिल रही है वो शुड बी ट्रीटेड एज, उसके लिए कोई 3 लाख की लिमिट नहीं होनी चाहिए। सर उसके लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ जी 3 लाख रुपीस की जो अपर कैपिंग लगाई है दैट हैज बीन फिक्स्ड वे बैक इन 2002, तो उसको आपको रिवाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को कहा है आप उसको रिवाइज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो ये हमें जब हम एक कैपिंग की ध्यान रखें तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो एम्प्लॉइज हैं दे आर नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सर एक बार जब मेरा क्लाइंट से डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि वैभव जी आप एक्ट नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते हो, आपने ये लाइन पढ़नी है हैविंग रिगार्ड टू। उन्होंने कहा हैविंग रिगार्ड टू को क्या मतलब है, उन्होंने कहा जितनी एग्जेम्पशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो उनके टॉप ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के एम्प्लॉय को जो ग्रेचुटी मिलती है वो ही हमें भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वर्ड हैविंग रिगार्ड टू का मतलब यही है, चाहे सीबीडीटी सर्कुलर निकाले, नोटिफिकेशन निकाले या ना निकाले, वो हमारे लिए बाध्य नहीं, क्योंकि एक्ट में हैविंग रिगार्ड टू का शब्द इस्तेमाल है।
तो सर वो कमल कालिया जी का केस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ये तय हुआ, हैविंग रिगार्ड टू का मतलब इक्वल टू नहीं है। हैविंग रिगार्ड टू का मतलब आपको जो सीबीडीटी है, जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी है, उसको सभी चीजों को परिप्रेक्ष्य में लेते हुए नोटिफिकेशन निकालना है, और ये डिस्क्रिशन कोर्ट का नहीं है, डिस्क्रिशन एग्जीक्यूटिव का है। तो इस तरीके से हमारे को ये ध्यान रखना है 3 लाख रुपीस की जो लिमिट है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के सभी एम्प्लॉइज पे इक्वली अप्लाई होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई वो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और वो बाद में कन्वर्ट हो गए हैं एज द एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो सर एक ये बात हो गई सर, पेंशन की बात हो गई सर। अब सर मैं एंड करना चाहूंगा शॉर्ट। अब सर मैं थोड़ा सा 80C और 80D के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा सर, कि अब हम एज एम्प्लॉइज हमको क्या क्या छूट मिलती है सर। सर हमको जो छूट मिलती है सर, अगर हम बात करें सर, पहले तो हम सेक्शन 16 की बात कर लें। एक तो हम उसमें 50,000 की छूट मिलती है सर, हमें 50,000 की छूट के साथ साथ हमें सर एंटरटेनमेंट अलायंस की छूट भी मिलती है 5,000 रुपीज की सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है सर, अगर हम हाई कोर्ट के जज हैं तो सर हाई कोर्ट के जज को सर वो एंटरटेनमेंट अलायंस का नाम कर देते हैं सर समट्री अलायंस, और सर कितना भी अमाउंट मिले वो एग्जेम्प्ट होता है। और सर ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सर। सर एचजेएस होते हैं सर, हायर जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी इक्वल, कई बार इक्वल अमाउंट का समट्री अलायंस मिलता है जो कि हाई कोर्ट के जजेस को मिलता है सर। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को जो सैलरी मिलती है या जो समट्री अलायंस मिलता है वो हाई कोर्ट जजेस एक्ट में वहां एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जो एचजीएस को जो समट्री अलायंस मिलता है दैट वुड बी सब्जेक्ट टू दिस इनकम टैक्स एक्ट। दे आर नॉट इक्वल टू, दे आर नॉट, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो जजेस एक्ट के हिसाब से गवर्न नहीं होती। एक बात ये होगी सर। और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें सबको सर 50,000 मिलती है। प्रोफेशनल अलायंस, जो प्रोफेशनल टैक्स की हमने बात करी, वो सर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है मैक्सिमम 2,500 की हमें मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है सर। एक बार ये सवाल उठा कि भाई कुछ खर्चे मैंने ऑफिस के लिए करे, ठीक है सर, तो क्या मुझे वो खर्चों का बेनिफिट जो मैंने ऑफिस कैपेसिटी में करे, क्या उस खर्चों का बेनिफिट सेक्शन 37 में मैं ले सकता हूँ साथ साथ में? तो बिल्कुल नहीं सर। ये बात बिल्कुल तय है कि अगर हम कोई खर्चा, अगर हमारी सैलरी इनकम है और हमारा कोई लॉस पीजीबीपी में है, तो पीजीबीपी का लॉस हमारी सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो अगर वो एक बात अलग है कि whether that expenditure which I have incurred in my professional capacity or in my business running capacity वो सेक्शन 37 में अलाउएबल है या नहीं है, लेकिन उसका मेरी सैलरी से डिडक्शन माइनस जब मेरी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी वो नहीं होगा, ठीक है सर। तो ये हमारा सेक्शन 16 के संबंध में थोड़ी सी बातचीत होगी। अब सर हम बात करते हैं सेक्शन 80C की सर। सेक्शन 80C में सर हम काफी सारी छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80C में जैसे हम सर 10% जो हमारा LIC है सर, तो LIC प्रीमियम हमने दिया सर, उस LIC प्रीमियम की हम छूट ले सकते हैं। अब सर क्या होता है कि सर LIC प्रीमियम तो मैंने दे दिया है, क्या LIC प्रीमियम, पूरा LIC प्रीमियम मेरे को छूट मिल जाएगा? मेरा वन टाइम प्रीमियम दिया सर, क्या मेरा वन टाइम प्रीमियम मुझे छूट मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो आपको 20%, तो आपको 20% आपका जो सम इंश्योर्ड है प्रीमियम जो है 20% तक होना चाहिए। और अगर 1 अप्रैल 2013 के बाद है तो वो सम इंश्योर्ड और प्रीमियम का जो रेशियो है वो 10% होना चाहिए। अगर आपका उससे वन टाइम प्रीमियम है तो वो आपको फुल अलाउएबल नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, ठीक है सर। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी 1 अप्रैल 12 के बाद की है तो 20% और 1 अप्रैल 13 के बाद की है तो 10%, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक तो बात ये हो गई सर। अब सर इन्होंने एक ये नया कहा सर कि भाई अगर आपको सर, जैसे हम सम इंश्योर्ड में हमको मेच्योरिटी मिलती है, तो जब मेच्योरिटी मिलती है तो सेक्शन 10(10)D में सर हम उसे LIC को पेमेंट मिलती है तो हम उसे एग्जेम्प्ट क्लेम कर लेते हैं, है नहीं सर? तो जो हम पूरा अमाउंट जो एग्जेम्प्ट हमने क्लेम कर लिया, क्या अभी भी वो 10(10)D में जो सम इंश्योर्ड मिलता है वो एग्जेम्प्ट है? तो सर उसमें आज की डेट में एक लिमिट फिक्स कर दी गई है, दैट इज 2.5 लाख पर एनम। अगर आपका 2.5 लाख रुपीस पर एनम तक आपने प्रीमियम दिया है तो वो 10(10)D में जो सम इंश्योर्ड मिला है
वो हम एग्जाम करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा दिया है, दो वो 10% के उस प्रीमियम क्लॉज में आ रहा है, फिर भी हम आपको 1010D में एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हम एज अ सैलरी क्लास एम्प्लॉय हम अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देते हैं सर, तो ट्यूशन फीस भी 80C में कवर हो जाती है। हमारा जो एम्प्लॉयर पीएफ फंड में या पब्लिक रिकॉग्नाइज पीएफ फंड में जो कंट्रीब्यूशन देता है, वो भी हमारा इस 80C में कवर हो जाता है। सर एक एम्प्लॉय ही मेरे पास आए सर, जो एम्प्लॉय सैलरी रिटर्न भरते हैं, उन्होंने कहा सर मैंने तो एक घर खरीदा है सर, घर खरीदने के लिए मैंने लोन भी लिया है, तो और मैंने कुछ स्टैम्प पेपर भी लिए होंगे रजिस्ट्री कराने के लिए, तो क्या उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने कहा कि जो आपने लोन लिया, जो उसको प्रिंसिपल रीपेमेंट किया, वो आप 80C में ले सकते हो, जो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया सर, लेकिन साथ में आपने इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया होगा, तो सेक्शन 24 क्लॉज बी में हम हाउस प्रॉपर्टी में वहां उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और सर उन्होंने कहा जो मैंने स्टैम्प पेपर लिए सर, उसका भी कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने कहा अगर 80C में जो आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है और जो बाकी रिपेमेंट किए हैं वो 80C में कवर नहीं होते हैं, या उसमें मतलब अमाउंट बच जाता है, जो हमारी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 1.5 लाख रुपीज की, तो स्टैम्प पेपर का जो अमाउंट मैंने हाउस परचेज करने के लिए लिया है वो भी कवर हो जाएगा। हाउस मतलब सर रेजिडेंशियल हाउस। और सर क्या वो जो मैं अमाउंट, इसमें सर एक बात और भी, क्या मैंने जो इंस्टॉलमेंट में मैंने फ्लैट लिया सर डीडीए का या जीडीए का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, मैंने कोई फ्लैट लिया सर, तो जो मैंने ये फ्लैट लिया, तो उसके लिए जो मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा हूँ, क्या वेदर दिस प्रिंसिपल रीपेमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 80C? तो उसमें ये कहा गया हाँ जी बिल्कुल, ये 80C में बिल्कुल कवर होगा, और उसके लिए बकायदा सीबीडीटी ने सर्कुलर भी इशू किए। सर अब उन्होंने कहा कि सर मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं तो रिस्क फ्री रहना चाहता हूँ, तो मैंने एक 5 इयर्स की एफडी करा दी, तो क्या ये 5 इयर्स की एफडी भी 80C के लिए एलिजिबल होगी? तो उन्होंने कहा हाँ जी, अगर टैक्सेबल स्कीम में अगर आप वो 5 इयर्स की एफडी कराते हैं तो ये भी 80C के लिए एलिजिबल होगी। सर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक एम्प्लॉय था, तो अब मेरे को अगर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, अब सर कई लोग प्रोविडेंट फंड में नहीं होते सर, अब जो कई लोग प्रोविडेंट फंड में नहीं होते वो न्यू पेंशन स्कीम में होते हैं सर, नेशनल पेंशन स्कीम में होते हैं। जो नेशनल पेंशन स्कीम है सर, सर इसमें इन्होंने कहा कि भाई कितना अमाउंट कवर होगा सर, तो उन्होंने कहा नॉर्मली 10% ऑफ द सैलरी, अगर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 10% ऑफ द सैलरी कवर होगा। अब तक क्या होता था कि अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मेरे लिए 14% का जो कंट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट करती है तो वो भी 80CCD2 में वो फिगर कैलकुलेट हो जाती है सर। लेकिन अभी जो उन्होंने फाइनेंस एक्ट से बदलाव किया सर, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी कवर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सर कि भाई अगर 14% का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। 14% से ज्यादा करती है तो वो टैक्स फ्री, जो कि 14% से ज्यादा वो नहीं करेंगे। सर अगला इशू इसमें ये रहता है कि भाई मैं क्या 80C की जो मेरी लिमिट है वो कितनी मानी जाएगी सर, क्या उसके लिए 80CCD2 का भी आकलन किया जाएगा? तो 80CCE में लिखा है हम 80CCD2 को उस 1,50,000 की जो लिमिट है उसके लिए 80CCD2 की जो फिगर है उसको नहीं लेंगे। सर अब दूसरा जो डिडक्शन एक सैलरी क्लास एम्प्लॉय जो ले सकता है सर वो है 80D का बेनिफिट। सर 80D का क्या बेनिफिट ले सकता है सर? 80D में सर हम उसकी बात करते हैं सर, भाई मेडिकल इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। तो पहली बात सर, क्या मेडिकल इंश्योरेंस में कैश में भी मेडिकल इंश्योरेंस दूंगा तो वो भी कवर है या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे ही चेक से करनी है, तो वो उसमें 80D में कवर होगा। सर इसमें फैमिली की बात करेंगे, उसने कहा कि भाई आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया है वो खुद के लिए भी ले सकते हो और फैमिली के लिए भी ले सकते हो। और सर फैमिली की क्या बात कही? फैमिली का मतलब है स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सर उन्होंने ये भी बात कही कि इसमें आप जो इंश्योरेंस कवर है फैमिली के अलावा अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हो। जब आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हो तो उन्होंने कहा जब आप अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो,
तो जो 80D की जो लिमिट है वो 25,000 है सर। लेकिन सर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो और वो सीनियर सिटीजन हैं तो वो लिमिट 50,000। तो आपने अपने लिए लिया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जो फिगर है वो 25, और अगर आपने पेरेंट्स के लिए लिया तो वो 50,000। सर ये कहते हैं कि भाई आपने हेल्थ चेकअप कराने के लिए खर्चा करा, अगर आपने मेडिकल हेल्थ चेकअप कराने के लिए खर्चा करा तो वो उसकी जो लिमिट है वो 5,000। सर अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मेरा हेल्थ चेकअप जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो वो मेरे लिए वो प्रिवेंटिव हेल्थ मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल मेडिकल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वो मेरे लिए नॉर्मल 50,000 तक भी अलाउड है, प्रोवाइडेड मैंने कोई इंश्योरेंस ना लिया हो। ठीक है सर। तो सर हम जैसे उधर बात कर रहे थे कि भाई सर ने जैसे कहा एचआरए की बात करी, एचआरए के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर। तो जैसे सर लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि अगर मैंने एचआरए नहीं मिलता और मैं फिर भी रेंट पे करता हूँ, अगर मैं एचआरए नहीं मिल रहा फिर भी मैं रेंट पे करता हूँ तो क्या मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा? तो सर उसके लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 80GG। उसमें भी सिमिलर कंडीशन लिखी हुई है कि भाई मुझे जो रेंट पे करना है 10% तक ऑफ माई टोटल इनकम, तो मुझे अपनी इनकम से बियर करना है, लेकिन उससे ज्यादा का अगर कोई रेंट पे करता हूँ तो वो मुझे 80GG में मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट जो मुझे छूट मिलेगी, दैट एक्सेस एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज पर मंथ और 25% ऑफ माई टोटल इनकम विच एवर इज लेस। ठीक है सर। और उसके लिए मुझे कोई फॉर्म भी है, जो मुझे फॉर्म भी भरना पड़ता है, तभी मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। ये तो ये बात हो गई सर। सर अब दूसरी बात ये होती है सर, सर अब मैं क्या और कोई बेनिफिट ले सकता हूँ? सर 80G का बेनिफिट भी मैं ले सकता हूँ। सर 80G का क्या बेनिफिट है सर? सर मैं अगर किसी को किसी डोनेशन देता हूँ किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो सर अगर मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देता हूँ तो वो भी मेरा कवर है। इसमें सर हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में ऐसे है कि सर कि अगर मैंने किसी ट्रस्ट को डोनेशन दिया जो 100% अलाउड है, सर कुछ ट्रस्ट इसमें ऐसे कवर्ड हैं जिसमें 50% ऑफ माई डोनेशन उसमें कवर्ड है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। सर क्वालिफाइंग लिमिट क्या है मैं भी बताता हूँ। एक है सर कुछ ट्रस्ट जिसको मैं 100% डोनेशन दे सकता हूँ विद क्वालिफाइंग लिमिट, फिर कुछ ट्रस्ट हैं 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। जो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे सर, जो अभी हमने पीएम केयर फंड में देखा तो वो तो 100% में कवर हो जाते हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। लेकिन सर जैसे नॉर्मल डोनेशन में किसी गौशाला ट्रस्ट को देता हूँ या मैं किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को देता हूँ जो कि 80G में रजिस्टर्ड होते हैं 80, तो उनके केस में 50% ऑफ माई डोनेशन, जो मैंने 50% ऑफ जो डोनेशन किया है वो ही अलाउ होता है। और सर जो मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आती है, मतलब बाकी मैंने जो टोटल इनकम निकाली, जीटीआई निकाली, उसमें से मैंने जो 80C में इन्वेस्टमेंट कर लिया, 80D में इन्वेस्टमेंट कर लिया वो माइनस कर लिया, 80E में जो इन्वेस्टमेंट था वो मेरा एजुकेशन लोन था वो मैंने माइनस कर लिया, वो सब करने के बाद जो फिगर आती है 80G का बेनिफिट देने से पहले जो भी डिडक्शन थे वो सब दे दिए मैंने, उसको बेनिफिट करने के बाद जो मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आती है उसका जो 10% होता है दैट इज माई क्वालिफाइंग अमाउंट। सर वो जो क्वालिफाइंग अमाउंट है उस क्वालिफाइंग अमाउंट से ज्यादा का अगर मैं डोनेशन देता हूँ तो वो मुझे उसका बेनिफिट मुझे को माइनस करने में नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम डोनेशन जो है सर हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति डोनेशन कितना कर सकता है, अगर हम बात करें तो हर रिलीजन के हिसाब से जितना मैं समझ पाता हूँ 1/6 का हम डोनेशन कर सकते हैं एज पर आर स्क्रिप्चर्स। बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम उस बात को लेते हैं, हम बात रखते हैं 1/10 तक का आप डोनेशन कर सकते हो, उस 1/10 का 50% हम आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो हम अलाउ कर सकते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉई किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करता है, स्कूल को डोनेट करता है, किसी गौशाला को डोनेट करता है, तो वो भी इसमें कवर सकती है। सर अगला जो आजकल हम देख रहे हैं सर वो है सर 80EE का हम जो बेनिफिट लेना चाहते हैं। कायदे में सर 80EE चल रहा है आज के डेट में, क्योंकि 80E के तो पुराने जो लोगों ने लोन लिए हुए हैं वही चलते हैं। 80EE में क्या होता है सर, मैंने जो लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में लिया होना चाहिए सर। लोन का जो अमाउंट है वो 35 लाख रुपीज तक का होना चाहिए।
और सर जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो सर 50 लाख रुपीस तक हो सकती है, उससे ज्यादा की अगर उसकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो वो उसमें उससे ज्यादा तो मुझे जो इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे 80EE में नहीं मिलेगा। और सर मेरे पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस एट द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन नहीं होना चाहिए। और जो लोन है मुझे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है सर, ऐसा नहीं मैं किसी भी व्यक्ति से जाके किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से जाके लोन ले लूं और उस पर इंटरेस्ट पे करने लगूं, तो उस इंटरेस्ट का मुझे यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई सर। तो इसमें ये बात रही सर कि भाई अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो 24 जो हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 24 में मुझे छूट मिल रही है सर, वो तो वहां मैं लेता रहूंगा सर। और उसके अलावा अगर कोई फिगर बच जाती, सपोज मैंने 4 लाख रुपीस का वो लिया और वहां पे मेरे को सर छूट मिल गई 2 लाख रुपीस की, तो जो 2 लाख रुपीस के ऊपर का जो अमाउंट है, जो अमाउंट बचा वो मैं यहाँ 80EE में ले सकता हूँ। तो सर कई लोग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि भाई जो मैंने 24 में जो इंटरेस्ट का छूट लिया मैं हाउस को बेचने जा रहा हूँ, तो क्या उसको मैं 48 सेक्शन कैपिटल गेन में उसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों अलग अलग सेक्शन है तो आप वहां से ऐड कर सकते हैं। लेकिन सर 80EE में साफ लिख दिया उन्होंने, अगर आपने किसी इंटरेस्ट की छूट 80EE में ले लिया, वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि अगर मैंने किसी इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24 में लिया तो उसे 48 में लेना है या नहीं लेना। लेकिन 80EE में साफ दे दिया कि अगर आपने किसी इंटरेस्ट का बेनिफिट इस सेक्शन में ले लिया है तो आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शन किसी और सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते सर। अब सर 80EE आ जाता है सर। 80EE उस लोन जो हमने लोन लिया उसके पीरियड को चेंज कर देता है। जो हमने लोन लिया सर वहां था सर अप्रैल 16 से लेके मार्च 17, यहाँ फिगर हो जाती है सर अप्रैल 19 से लेके मार्च 22 तक। और सर वहां लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ उन्होंने वर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से पहले एक वर्ड और कर दिया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। भाई हमें तो भाई जो सर्कल रेट है उससे कंसर्न है और सर्कल रेट 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपने कोई और हाउस ओन नहीं कराना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो 80EE में 1,50,000 रुपीज तक का आप एनुअली उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पे भी 80EE में भी इतना ही अमाउंट प्रिस्क्राइब था सर कि भाई हम 50,000 से ऊपर का कोई भी डिडक्शन 80EE में नहीं ले सकते। यहाँ इन्होंने 80EE में 1,50,000 की अमाउंट की बात रखी है। अब सर हम आते हैं 80E में। सर जब हमने बात करी एजुकेशन लोन की, तो जब हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो चाहे हमने अपने लिए लिया हो चाहे अपने रिलेटिव के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया हो तो वो यहाँ पे कवर हो सकता है। ठीक है सर। और रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ बताइए सर, आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन और या कोई स्टूडेंट फॉर विच द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। तो जो 80E में जो हमने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, उस इंटरेस्ट की हम यहाँ छूट ले सकते हैं। ठीक है सर। तो ये हमने बात करी सर। और हम 80G की अगर हम बात करते हैं सर, 80G की सर, तो 80G में हमने बात किया रेंट की बात करी, हम रेंट पे कर रहे हैं सर। और वो रेंट पे करने के लिए क्या हम किसी सैलरी क्लास एम्प्लॉयज की हम बात कर सकते हैं, क्या उस पर कोई टीडीएस की लाइबिलिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है सर। तो सर अगर मैंने किसी को 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा का वो सर मैं वो पे कर रहा हूँ सर रेंट, तो सर मेरे ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी मार्च वाले महीने में आ जाएगी। तो मार्च वाले महीने में मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा उस लैंडलॉर्ड का। और ये सर नॉर्मल जैसे और बिजनेस वाले रिटर्न भरते हैं उस तरह से रिटर्न नहीं भरी जाती। इसके लिए एक चालान कम रिटर्न एक फॉर्म है, उसको हम भरते हैं और उस तरीके से हम लैंडलॉर्ड का टैक्स काट के जमा कर सकते हैं। तो अगर हम ये एम्प्लॉई ये ध्यान रखें, चाहे हम एचआरए में रेंट दे रहे हो चाहे हम 80GG में रेंट दे रहे हो, तो जो डिडक्शन ऑफ टैक्स है वो हमें उसका ध्यान रखना है। और जो टैक्स की जो मैक्सिमम डिडक्शन जो करना है वो हमें मार्च के महीने के रेंट के बराबर हम कर सकते हैं। जो उसमें फिगर है वो हम ध्यान रखेंगे कि हमें एनुअल रेंट का इतना परसेंटेज ऑफ फिगर हमें टीडीएस काटना है। और वो जो टीडीएस की फिगर अगर ज्यादा आती है मार्च के रेंट तक तो उसमें कहा गया कि मार्च का जो महीने का रेंट है हम उस तक ही उसे कैप करेंगे।
ये एक बात रही सर। अब इसके अलावा सर हम जो और बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80 इसमें चैप्टर 6 ए में, वो सर जो सैलरी वाले होते हैं सर वो लेते हैं सेक्शन 80 टीटी ए का बेनिफिट। सर 80 टीटी ए है क्या सर? 80 टीटी ए में अगर हम 10,000 रुपीज तक का सेविंग में इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ध्यान रखिएगा सर, सेविंग में जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो हम 10,000 रुपीज तक का उसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो जो हमने अदर सोर्स से हमारे ईआईएस से या हमारे बैंक स्टेटमेंट से हमने पता लगाया कि भाई वो सैलरी के अलावा हमें इतना सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला, तो वो अदर सोर्स में हम ऊपर जोड़ देंगे और फिर जब 80 टीटीए में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का बेनिफिट ले लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये एफडी का है या अगर ये आरडी का इंटरेस्ट है या अगर किसी और अदर सिक्योरिटीज पे कोई हमें इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ 80 टीटीए में उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। हमें यहाँ से सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का क्लेम करना है। लेकिन सर अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो हमारे लिए 80 टीटीए एप्लीकेबल नहीं है। तो वो हमारे लिए 80 टीटीए एप्लीकेबल ना होने के बजाय 80 टीटीबी एप्लीकेबल है। जब हमारे ऊपर 80 टीटीबी एप्लीकेबल है तो अब हमें क्या लिमिट रहेगी सर हमारे लिए? तो हमारे लिए 10,000 की बजाय हमारे लिए सर 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या सर अब इसमें भी 50,000 की जब लिमिट एप्लीकेबल होगी तो क्या मेरे को सिर्फ सेविंग का ही माइनस होगा सीनियर सिटीजन होने के बावजूद? नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप 80 टीटीबी में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 50,000 तक बेनिफिट लेंगे, सेविंग के अलावा एफडी का, आरडी का जो इंटरेस्ट है आप इस पे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, आपने किसी बिजनेस में एक लोन दिया हुआ था, उन्होंने आपको कोई इंटरेस्ट दिया उस पे, तो आपको उस पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते, उसको आप यहाँ माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आपको एफडी पे, आरडी पे, सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिला है, हम उसका यहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटी ये सर ये डिस्कस कर लिया आज सर कि भाई हम वैभव जी, आपने जैसे स्टार्टिंग में जो 194R के विषय में कहा, तो उसमें एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि जैसे हम लोग को किसी लोग को अपना कोई गिफ्ट में गाड़ी या उसके अंदर एक फॉरेन टूर करा देते हैं, तो क्या वो भी इसके अंदर आगे चल के वो टैक्सेबल हो जाएगा? ये सर अभी मतलब ये तो क्योंकि मैं समझता आगे चल के मीन 1 अप्रैल से हो गया, क्योंकि जुलाई से ही टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आ गई 10% की। जी जी। और उसमें शायद 20,000 तक एग्जम्प्टेड है शायद ना? यस सर, तक ना? अभी सर मैंने बीएससी हम कंप्लीट करिए। हाँ, तो इसमें एक काम ये करेंगे, अभी 194R को जो नेक्स्ट में सैलरी वाली में रख लेंगे, उसको उसमें रख लेंगे, ठीक है ना? जी। अभी सर मैंने सर बीएससीएस के लिए सर 194R के लिए वहाँ पे प्रोग्राम किया था, तो सर उन्होंने वहाँ ऐसे सवाल सर बहुत ही सवाल पूछे सर। उन्होंने कहा कि आप कंसिडर जी हम आपको हायर करते हैं, आप दिल्ली रहते हैं है ना सर, और आप वहाँ चले जाते हैं चेन्नई, तो जो आपने सर बात कर लो ना सर 2 मिनट इस बारे में। हाँ श्योर। तो आपको अगर हम चेन्नई जाने का, वो कहते हैं चेन्नई आईटीटी में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप जो वहाँ आने जाने का टैक्सी का बिल या आपके फ्रेट का बिल है वो आप अपने नाम में लेते हो। तो जैसे उस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि भाई वो उस पर टीडीएस काटना है, तो आपको तो कोई बेनिफिट गया नहीं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाएगा? तो उन्होंने काफी ऐसी बात करी कि भाई जो डीलर्स होते हैं उनको नाइट गाला पार्टी कराई जाती है, कल्चरल इवनिंग कराई जाती है, उस कल्चरल इवनिंग के एक्सपेंडिचर की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी? उसमें सर डीलर भी आते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। तो ये जो सर्कुलर 194R का है सर, उसने नई नई चीजें आएंगे इसके अंदर आएंगे। और सर उनके यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं, है नहीं सर? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पर्सनल उन्होंने कोई गिफ्ट दे दिया तो वेदर इट वुड बी एडेड कि भाई कैसे करा जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं बैंक एम्प्लॉइज को अपना नॉर्मल फेस्टिवल में जाके वो दे देता हूँ, मिठाई का गिफ्ट दे देता हूँ, है नहीं सर? तो क्या मुझे बैंक का 194R में टीडीएस काटना है? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही थोड़ा सा एक सवाल आगे पूछता हूँ। बाबू जी, जो आपने LIC प्रीमियम का जिक्र किया, यस सर, इसमें कि आपने कहा कि 1/4/2012 के से पहले जो 20% था उसके बाद में 10% हो गया, तो यस सर, 1/4 यस सर,
है ना 20%। तो वहां पे जैसे पहले की मैन पॉलिसी आई थी वो टैक्सेबल थी उसका, है ना। तो यहाँ जैसे कि 1/4/2012 के बाद में अभी जैसे आपने कहा सिंगल प्रीमियम अगर लेते हैं, इसको जरा रिपीट करेंगे, सिंगल प्रीमियम मतलब कैसे वो? सर मैंने ये कहा अगर मैंने 50,000 रुपीज का एक सिंगल प्रीमियम दे दिया, उसके अगेंस्ट सम इंश्योर्ड जो है 70,000 है, तो अब जो है सर 1 अप्रैल 13 के बाद से 10% हो गया सर। तो इसका मतलब 70,000 जो सम इंश्योर्ड है 70,000 का 10% यानी 7,000 रुपीज ओनली जो प्रीमियम एटीसी के लिए एलिजिबल होगा सर वो 7,000 रुपीज होगा। 50,000 में पूरा 50,000 मेरे को एलिजिबल नहीं होगा। तो जनरली बहुत से लोग क्या होता है पूरा का पूरा क्लेम कर लेते हैं जबकि गलत है। यस सर, हाँ अच्छा वो सर इसमें- वो तो सम इंश्योर्ड को देखते ही नहीं है सर। अच्छा जैसे आजकल एक प्लानिंग चल रही है जैसे कि किसी चीज में, किसी भी चीज में, LIC में किसी चीज में प्रपोजल बन गया और उसमें डिपेंडेंट उसका बच्चा है यस सर, और उसमें सम एश्योर्ड सपोज करो कि 3 लाख प्रीमियम दिया और उसकी जो प्रीमियम जो उसमें लाइफ एश्योर्ड उसका सन है, तो सन ले सकता है उसमें, हाँ बिल्कुल सर, वो 30 लाख हो गया। यस सर। तो यहाँ तो 1010D का बेनिफिट मिलेगा। सर लेकिन सर आपने प्रीमियम सर 3 लाख बोला ना सर, हम्म 10 सर प्रीमियम 3 लाख हो गया ना सर। हम्म। सर उसमें जो एनुअल प्रीमियम है सर वो 2.5 लाख की कैपिंग है ना सर वहाँ पे, जितना अच्छा मुझे ध्यान है। नहीं सर, ये जो 2.5 लाख का है ये यूलिप, वही मैं क्वेश्चन पर हाँ आ रहा था। यूलिप यस सर, यूलिप है यूलिप के लिए सर, है ना, हाँ यूलिप सर। हाँ। तो मैं हाँ वही बिल्कुल, आ रहा था एक्चुअली, वो यूलिप हाँ का है सर। यूलिप है, बाकी के लिए वो कवर हो जाएगा बिल्कुल सर, यस बिल्कुल। यस, तो मैं वही आ रहा था एक्चुअली, जो आपने यूलिप कहा था वो यूलिप में है सर वो, हाँ बिल्कुल सर, है ना। तो क्योंकि हाँ तो वो सर अगर सॉरी मैं थोड़ा सा उसमें मैं क्लियर भी नहीं कर पाया, वो हाँ यूलिप के लिए है। ताकि और लोगों को इसका क्लियरिटी हो जाए कि सब वो यूलिप के लिए है, नॉट यूलिप फॉर। के लिए, तो नॉट फॉर यहाँ नॉर्मल मैं, कॉस्ट। हाँ यहाँ मैं अगर जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ 3 लाख और सम एश्योर्ड मेरे सन का है डिपेंडेंट वो 30 लाख का है, तो यहाँ 1010D का बेनिफिट मुझे मिलेगा। बिल्कुल अच्छा इसमें जैसे क्या करते हैं ये बहुत सी जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं आफ्टर 10 ईयर्स और 12 ईयर्स के बाद वो कुछ अमाउंट देना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप जो बोनस के रूप में, तो दैट इज वो भी इसमें कवर होगा, ये एनी सम रिसीव्ड में सर वो कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा रहा, और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, बहुत अच्छी तरह बताया सर। एक चीज जो आपने हाउसिंग वाले में बात करे थे, तो हाउसिंग के अंदर स्टैम्प पेपर जैसे आपने ले लिया वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। एक क्या क्या कई जगह बड़ा लोगों को मिथ है कि जो प्रीमियम वो पे सर करते और हैं, भी कंडीशन है कि मुझे हाउस को 5 तक रिटेन करना है। कई जगह क्या होता है हाउसिंग को लिया लोन रिपेमेंट कर देते हैं, तो उसमें सेक्शन 80C में भी ले लेते हैं, सेक्शन 24 में ले लेते हैं, जबकि वो सर पोजीशन के बाद मिलेगा। हाँ सर 24 वाला ना सर। काफी जगह क्या करते हैं वो बाई मिस्टेक इग्नोरेंस ऑफ लॉ वो उसको क्लेम कर लेते हैं, जबकि उसका लॉ ये है कि जब बिल्कुल पोजीशन मिल जाएगा दैट विल बी 5 इक्वल मिल स्टार। जाएगा, वो प्री वो एक्विजिशन हो जाता है, वो डिवाइड बाय 5 करके इस तरह कर लेते हैं। अच्छा जैसे आपने ये बताया था कि जो 80C में एक बेनिफिट है जो हमारे सीनियर सिटीजन लेते हैं जनरली 15 लाख तक का ले सकते हैं, वो तो इसमें 80C में कवर होगा? 15 लाख तक का नहीं सर क्या? जो सीनियर सिटीजन हैं रिटायरमेंट के यस सर, बाद गवर्नमेंट में 15 लाख तक का डिपॉजिट करते हैं जिसमें कि 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है, जी सर, जी सर। दैट विल सीनियर बी कवर सिटीजन अंडर, दैट विल बी कवर अंडर सेम 80C। सर उसकी मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट में रख लेंगे क्यों। नहीं सही सर। एक चीज और थी जो अभी हम लोग सीनियर ये क्या किसी ने क्वेरी की हाँ ये है, सर चैट बॉक्स में है। चलिए पहले इनकी ले लीजिएगा सर कि क्या कहना चाहते हैं। तो सर मैंने एक्चुअली टाइप करना ज़्यादा बेहतर समझा तो द आप वीडियो क्वेश्चन ये खोल लीजिए, था अपना कि वीडियो एक्चुअली खोल लीजिएगा। हाँ गोयल साहब, अगर किसी ने पीपीएफ अकाउंट खोला है इंडिया में और बाद में एनआरआई हो जाता है तो पीपीएफ वुड बी वेदर अलाउड और नॉट, या कंटिन्यू करेगा या डिसकंटिन्यू कर जाएगा? जब खोला तब वो इंडिया में था, वो रेजिडेंट था, अब उसके बाद 4 साल बाद सिचुएशन उसकी बदल गई और वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, तो शुड पीपीएफ कंटिन्यू और ही विल हैव टू क्लोज दैट अमाउंट टिल 15 इयर्स? सर मेरे को जो अभी है हमारे एक क्लाइंट है वो यूएसए में है और वो उनका 15 इयर्स पूरे हो गए थे, मतलब वो जब जैसे आप सिचुएशन बता रहे हैं वैसी थी, उन्होंने अकाउंट क्लोज नहीं किया था ना, क्लोज करने की ऐसी कोई मेरे ख्याल से बाध्यता भी नहीं है, कोई दिक्कत तो क्लोज तो नहीं मैं करेगा इसका रिप्लाई दूं वैभव जी? अमाउंट। क्यों वैभव जी, हाँ बताएं। मैं इसका रिप्लाई दूं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल
कल तो इस कंडीशन में क्या है, जो पहले जो रेजिडेंट था और जो नॉन हाँ जी। रेजिडेंट हो गए हैं, उस हाँ कंडीशन जी। में पीपीएफ के अंदर उनको फर्दर डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता। नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, उस अच्छा। अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उस कंडीशन में उसको जो पैसा क्लोज करके आएगा वो उसके एनआरओ अकाउंट में आएगा, क्योंकि एनआरओ नहीं तो अकाउंट क्लोज हो सकता है, 15 साल से पहले क्लोज नहीं हो पाएगा ना जी। नहीं, आपको जो एप्लीकेशन उसमें देंगे, जब आपने तो एनआरआई हो गया ना अपना, क्योंकि आप उसमें हाँ डिपॉजिट जी। तो नहीं कर सकते ना लीगली। हाँ, डिपॉजिट ना करे पर पेमेंट तो 15 साल के एक्सपायरी पे नहीं, मिलेगा। आप बैंक से डिस्कस कीजिएगा, उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लीगली डिपॉजिट विड्रॉ करना, कर सकते लीगली आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। एम आई राइट वैभव जी? क्या हैं। हाँ, नहीं डिपॉजिट करेगा ओके। हाँ सर, नहीं, जितना डिपॉजिट अमाउंट सो फार है वो तो मिलेगा 15 ईयर्स मिलेगा, एक्सपायरी पर ना। उसके एनआरओ अकाउंट में मिलेगा। सर ठीक। मेरे क्लाइंट में भी ऐसी बात है, वो 15 इयर्स बाद ही दिया उन्होंने पैसा। हम्म। बट केस बीइंग कि वो पोस्ट ऑफिस का है, तो वहाँ लोग समझ नहीं पाए होंगे उस तरीके से। क्योंकि उसका नहीं, इंटरेस्ट वो लेने बैंक का में खोल सकता है, बैंक। पहले तो खोल ही नहीं सकते, जो खोल दिया उनको उसको ऑपरेट, उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए लीगली। इतना नहीं चाहिए। चलिए, हाँ देवेश जी अपना क्वेश्चन पूछिएगा, देवेश जी। हाँ जी, हाँ जी। ये था कि प्राइवेट जॉब सैलरी आउटसाइड ऑफ इंडिया मिली है, टैक्स भी आउटसाइड ऑफ इंडिया कटा है, पीएफ भी आउटसाइड ऑफ इंडिया कटा है, but he was a resident of India because he stayed more than 182 days in India in that financial year. तो उसका टैक्स कैलकुलेशन किस हिसाब से करेगा, वो मतलब किस हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि ही वॉज गेटिंग सैलरी आउटसाइड, तो वो ट्रांसफर करा रहा था अपने एनआरई अकाउंट में, विच वैभव जी, इनका क्वेश्चन ये है देवेश जी का कि वही जो आउटसाइड इंडिया रहे अपना, पर वो अपना रेजिडेंट स्टेटस जो अभी इंडिया का है, कि वो जो क्लॉज है 180 वो नहीं पूरी हुई, अब वहाँ पर जो टैक्स भी कट गया है, अब उनको आईटीआर फाइल करनी होगी अपनी, तो क्या स्टेटस रहेगा, मतलब इनका क्वेश्चन ये है। देवेश जी कह रहे ना। तो सर जैसे आपसे सर पहले भी बातचीत हुई थी कि वो अब वो रेजिडेंट इन इंडिया हो गए हैं, तो जो रेजिडेंट इन इंडिया हो गए हैं तो नहीं सर, मैं देवेश जी मैं इसमें क्लियर कर दूं पहले। नहीं, वो शुरू से ही रेजिडेंट थे, बाहर गए, बाहर जॉब किया, बाहर टैक्स कट गया, परंतु वो एनआरआई नहीं हो पाए। अच्छा, क्वेश्चन ये इंडिया है, में थे, मतलब पहले भी रेजिडेंट ही थे। या तो सर इसका क्या मतलब हुआ सर, वो ग्लोबल इनकम पे उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। एग्जैक्टली है नहीं सर? और सर जो उन्होंने बाहर इनकम पे, जब सर इन्होंने जो चैट बॉक्स में लिखा है पीएफ के बारे में लिखा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो वहां पे सर कटता होगा सर, है ना सर, तो उसका बेनिफिट इंडिया में सर नहीं मिलता डिडक्शन सोशल सिक्योरिटी स्कीम का। दो इंडिया का फ्रांस या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का कुछ एमओयू भी है सर, लेकिन उसका बेनिफिट अभी भी इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलता सर। नंबर 1 सर। नंबर 2 सर, जो टैक्स वहां कट गया है सर लीगली, मतलब जो उनके सैलरी स्लिप में दिख भी रहा होगा, जिसके लिए वो सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हैं सर, उसका बेनिफिट जैसे हम बात कर रहे थे सर, फॉर्म 67 भर के वो हम अपने यहाँ पे उसका क्रेडिट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो जो हमारा सर सेक्शन 90 है, अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो यूनिलैटरल स्कीम में कैसे मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे मिलेगा, वो सब देखना पड़ेगा, किस कंट्री के साथ है वो भी देखना पड़ेगा सर। इनका श्रीलंका से है। अब सर उसके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है सर, है ना? as far as yes sir, as far as I तो इनको कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा फिर? सर 67 ही जाएगा 67। yes. बट सर वहां पे जो है वो लिमिट हमें देखनी पड़ेगी कि हम कितनी लिमिट ले सकते हैं। ठीक है देवेश जी, क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू। गोयल जी, आपको बात कर रहे हैं, वो लीव एनकैशमेंट पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है जी? ये काला साहब पे जो प्रॉब्लम है, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कहते हैं सर, अब क्या उसमें और करते हैं तो इसको मुझे नहीं पता। नहीं, पेंशन कम्यूटेशन की बात नहीं, लीव एनकैशमेंट पर सैलरी डेफिनेशन वही है जी सर। और पीपी अगर है, किस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहे हैं सर, थोड़ा सा बताएं सर। लास्ट ड्रॉन सैलरी की बात होती है ना सर वहाँ, तो इससे ज्यादा क्या समझना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं कुछ बोलूंगा जी। हाँ ये सर, जो कल तो आप अपनी कह रहे हैं, जो लीव इनकैशमेंट है, पहला फंडा तो ये हो गया कि जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो फुल एग्जम्प्टेड जी, क्लियर। नंबर 2 जो आपने पहले वैभव जी बोल चुके अपना, तो उसमें अगर कोई है तो उसके अंदर 30 डेज की सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें, और जितने टाइम आपने जॉब किया होगा वो कैलकुलेशन आएगी इसमें, फिर एक्चुअल लीव आएंगी इसके अंदर, फिर 3 लाख रुपए आएंगे, और फिर 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालेंगे, जिसमें भी जो लिस्ट आएगा वो अलग होगा।
10 months एवरेज सैलरी। हाँ ये 10 वही तो अच्छा, सैलरी में डीपी जुड़ेगा अगर अंडर टर्म्स है, वरना डीए नहीं जुड़ेगा। DNS pay will be added with that, but not DA. चलिए सर, और किसी कोई क्वेरी है? वैभव जी, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे मेडिक्लेम में, Yes, sir. तो उसमें इंडिविजुअल को 25,000 Yes, और अगर हम पेरेंट्स की कर रहे हैं तो 50,000। 50,000, एक बार होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। हाँ भैया, सॉरी, तो उसमें जो मेडिक्लेम कर रहे थे उसमें 75,000 हो गया, परंतु अगर एसएससी जो वो सीनियर सिटीजन है 50 + 50 हो और जाएगा। उसका पेरेंट्स भी साथ में है, Yes, sir. 50 उसमें + 1 लाख ले 50 लूंगा ना, Yes, बिल्कुल। क्योंकि आजकल एज काफी हो गई हम लोगों की। Yes, sir. हाँ सर, मैं तो अपने हिसाब से बताया सर, मैं भी सर बिलो सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पापा भी बिलो सीनियर सिटीजन। नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी मदर सीनियर सिटीजन है, तो मैं तो 1 लाख ले सकता हूँ मेरे अकाउंट में ना। बिल्कुल, आप भी 50 ले सकते हैं पेरेंट्स। और इसी में एक चीज और थी जो सीनियर सिटीजन में है, जो अगर उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है और उन्होंने को पेमेंट किया तो 50,000 का बिल ले सकते हैं। हाँ यस सर, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए ले सकते हैं। और कोई किसी की क्वेरी हो पूछ सकते हैं फिर। नमस्कार। हाँ आइए। नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा लेट एक तो अराइवल रहा, उसके लिए एक्सक्यूज। और मेरे को थोड़ा सा जो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जीएसटी के ऊपर बातें करनी है, तो किसी दिन एग्रीकल्चर पे सर वो जीएसटी वाला फोरम जिस दिन चलेगा, आज इनकम टैक्स का है सर, ओनली फॉर सैलरी। अच्छा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, वो जिस दिन भी वो चैप्टर रहेगा उस दिन उस पर थोड़ा सा आएंगे हम भी। अरविंद सर बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे, आप निश्चित हैं। सॉरी सर। हाँ, तो और कोई किसी क्वेरी अगर हो, क्योंकि जीएसटी का जब सेशन आएगा उसमें दी जाएगी मुझे ना। सर एक जो आपने 80E में जो बोला आपने, जिसमें कि हाउसिंग वाला, नहीं सर 80E में नहीं, 80EE में बोला। डबल, सॉरी 80EE में, तो उसमें हाउसिंग में 50 लाख से नीचे वाले हाउस में हम लोग ले सकते हैं लोन। हाँ सर, वो पुराने लोन है ना। हाँ, 50 लाख से नीचे नहीं सर, 35 लाख का लोन लेना है। हाउस मेरा सर 50 लाख का हो सकता है, लेकिन जो लोन है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर मेरा पॉइंट इसमें एक और था, मेरे पास एक और हाउस है पहले। यस सर। इस वाले हाउस में मैं लोन, पर्सनल लोन नहीं ले सकता। पहले सर अगर मेरे पास हाउस है सर, तो मैं इसमें आ ही नहीं सकता ना। आ ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि सर इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है सर, असेसी शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। तो क्या हम ये मान के चलें जिसपे कोई हाउस नहीं होगा वही व्यक्ति इसमें आएगा? मैं दिस शुड बी माय फर्स्ट हाउस आई थिंक। सेकंड हाउस नहीं है इसमें मेरे हिसाब से सर। इसमें और बाकी तो सर आप नहीं, चलिए कर इसको नेक्स्ट उसमें ले लेंगे पॉइंट को ना। मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि मैं ये आ रहा था कि जो हम अगर उस वाले हाउस में जाते हैं सेक्शन 24 में, वहाँ तो हम पर्सनल लोन भी ले सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल, वहाँ तो सर वहाँ फर्क है, वहाँ तो बोरोड कैपिटल की बात होती है सर, वहाँ है ना सर। यहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की बात करते हैं और फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। बार डिस्कस कर रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ पर्सनल लोन ले सकता हूँ, तो वहाँ अगर सपोज करो मैंने फादर से लिया, मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और मैंने कोरोना में पेमेंट नहीं किया, तो सर वहाँ वर्ड पेबल के साथ चल सकता है, लेकिन यहाँ पे पेड ही है सर, या 80E और 80EA में। वहाँ 24 में सर पेबल भी अलाउड है, चल जाएगा ना। हाँ वहाँ चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा सर। 24 में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा ना। चलिए सर, कोई और किसी क्वेरी हो? क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्ट की बात कर रहे हैं सारी, क्यों? जी सर।
और कोई किसी क्वेरी पूछ सकते हैं? एक अपना नेक्स्ट टाइम में ना एक 2-3 क्वेरी हम लोग रख लेंगे जो मेरे पास आए थे। एक मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मेरा एम्प्लॉयर बाहर का है, यस सर, पेमेंट भी बाहर मिल रही है, यस सर, वर्किंग में यहाँ कर रहा हूँ, यस सर, इसको नेक्स्ट में रख सकते हैं। यस सर। जैसे मेरे सर ऐसा हुआ था, अभी किसी से भी बात जैसे आप बता रहे थे, मुझे याद आया कि भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सर कोरोना के दौरान। वर्क मतलब हम यहाँ इंडिया में वर्क कर रहे थे और सैलरी मिल रही थी मुझे दुबई में। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वेदर दैट पर्सन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, और इसको नेक्स्ट में रख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमें सैलरी को चलाना है आगे। ये और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, जनरली एक सैलरी के बाद को क्या होता है, उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कोई हाउसिंग में उन्होंने कोई फ्लैट बुक कराया, जब बुक कराया तो उसका 48 लाख था, बाद में इनहेंस हो गया, उसने 52 लाख दे दिया, टीडीएस काटा नहीं, अब क्या करें? कोई बात है सर, अब तो काटनी पड़ेगा क्योंकि उस सर्कल मतलब टोटल कंसीडरेशन में पार्किंग कॉस्ट भी अब जोड़ दिया है, कंसीडरेशन की वैल्यू है सर। जो हम बात कर रहे हैं कंसीडरेशन की, जो बात करते हैं 194 आईए में, अब तो वो पार्किंग कॉस्ट को भी जोड़ देते हैं। नहीं, अब नया अमेंडमेंट से एक और भी आ गया ना कि अगर सेक्टर रेट ज्यादा है, सेक्टर रेट ज्यादा है तो सेक्टर रेट पे काटना है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया उस व्यक्ति को वहां पर हमें विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, जैसे 52 लाख हो गया। लेकिन सर वो जो हमें 4 लाख जो इंक्रीज हुआ सर, वो एस्केलेशन हुआ सर एक तरीके से ना, ओरिजिनली प्लान। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो इंक्रीज हुआ उस पे देना है या पूरे पे देना है? देना तो पूरे पे ही होगा, पूरे पे देना होगा ना, वो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा मानना है कि वो विद इंटरेस्ट इसलिए नहीं देना पड़ेगा बिकॉज़ वो लायबिलिटी जब मेरी तय हुई थी तब नहीं थी। नहीं, एक मिनट, वो क्या जैसा अभी चल रहा है जुलाई, वो अगर 1 साल पहले कर चुका उस चीज को, तो यहाँ तो लायबिलिटी आ गई ना, मेरा पॉइंट यहाँ ये है ना, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं, इग्नोरेंस है उसकी। इग्नोरेंस है, फिर तो इंटरेस्ट आएगा ही सर। लेकिन अगर सर मुझे मतलब एस्केलेशन के बारे में बताया ही नहीं गया, तब तो सर मेरी लायबिलिटी उस दिन अक्रू होगी जिस दिन मेरे को एस्केलेशन के बारे में बताया गया। सर कौन बताएगा कौन? अब सेकंड पॉइंट इसमें और आता है, बिल्डर का टीडीएस काटूंगा मैं, वो मुझे मिले या ना मिले, पेमेंट सारा कर चुका हूँ। चलिए इसको भी नेक्स्ट टाइम में रख लेते हैं। यस सर, तो आपने अगली बार के लिए बहुत अच्छा बता दिया। ये सब ये और कोई किसी क्वेरी नहीं, मतलब फिर बाद में हमारे आदरणीय भाग्य शर्मा जी 2 शब्द धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि अभी हमने कई सारी चीजें रखनी है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है सब जो किसी चीज के अंदर ना। अब हाँ, फिर अभी उसमें डायरेक्टर्स को भी सब लेंगे, जो डायरेक्टर्स में आते हैं ना सब, हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं सब, तो भी ले लेंगे। थोड़ा लास्ट टाइम मैंने टच भी किया था, तो हम और ले लेंगे। एचआरए वाला पॉइंट हो गया। फिर एचआरए वाले पॉइंट में सर जो आपने कहा था कि जिसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेसिक में और डीए में तो सब वो जो पोर्शन आता है वहां पर उसका रिटायरमेंट वाला उतना लेना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेशन करें। ऐसी कमीशन में क्या कमीशन को भी इसमें 1 टाइम में करना है या नहीं करना, और कितना करना है? जी, ये भी नेक्स्ट में कर सकते हैं सर, है ना? ठीक है, जैसे हमारे ना पार्ट 3 के लिए लोग ताकि बने रहे ना, क्यों? यस सर, सर बिल्कुल सर। तो बाकी तो आपने सब मोटा सब काफी चीजें आपने बड़ी क्लियर कर दी। एक अक्सर क्या होता है, जैसे फैमिली पेंशन मिलती है आफ्टर डेथ, तो उसमें बहुत से लोग उसको सैलरी में पेंशन में डाल के 50,000 ले लेते हैं, जबकि वहाँ पर एम्प्लॉय का तो जैसे लास्ट टाइम भी सर जिक्र हुआ था कि एलआईसी पेमेंट मिलती है एन्युटी के रूप में 15% है ना। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ की इंटेंशन नहीं है किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ की वजह से वो लोग जान नहीं पाते। ये सब मिस इंटरप्रिटेशन, हम इंटरप्रेट गलत तरीके से कर जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड से एलआईसी पेंशन दिया, तो पेंशन हम समझते हैं कि भी सैलरी हेड में टैक्स होता है, तो इस तरीके से जबकि वो पेंशन नहीं है, एक तरीके से एन्युटी का। एक सर एक चीज और कवर कीजिएगा अगले में, हो सकता है आजकल काफी सैलरी लो वाले लोग जो है ना, वो म्यूचुअल फंड और शेयर्स का कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। अच्छा, उनके खाते में तो पैसा आता नहीं है, जो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वहाँ एआईएस और टीआईएस की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वहाँ कई बार हमको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सैलरी वाले पर्सन जनरली पूछना होता है मेरा रिफंड नहीं आया अभी तक, भैया रिफंड तो बाद में आएगा, पहले तो जाए। राज जी खटके साहब, कुछ पूछना है आपको नागपुर से? नहीं तो फिर हमारे आदरणीय भाग्य जी धन्यवाद देंगे। हाँ सर एक बात पूछना था मुझे। हाँ पूछो। कि जैसे कई सैलरी वाले जिसके रहते, अभी जिससे आपने एक पॉइंट निकाला कि कई लोग मालूम है इन्वेस्टमेंट के नाम पे जैसे शेयर में डिपॉजिट ये करते, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते,
तो उसका उनको बेनिफिट तो मिलता ही नहीं ना कोई चीज का। अगर सर ELSS स्कीम है तो हम 80C में ले लेते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं, डायरेक्ट शेयर में वो लोग जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा और पूरा पैसा उधर ही डलवाया, तो उस सब्जेक्ट पे कुछ नहीं है ना सर उसका। नहीं, उसका कोई। चलिए आदरणीय वागीश जी से निवेदन है कि वो दो सब धन्यवाद कर दिया। वैभव जी का बहुत बहुत आभार सर, क्योंकि वैभव जी ये शो, जैसा कि अरविंद भाई साहब की ये हमारी मीटिंग तो चली रही है, आज देखिए 400 प्लस चल रही है। इसी तरह इनकम टैक्स के बारे में जो क्वेरीज आपके द्वारा इनका निदान हो रहा है, वो भी शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि मैं तो देखता हूँ सर, इनकम टैक्स में बड़ी छोटी छोटी हर साल तो एक तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। इनकम टैक्स इज द ओनली टैक्स या ओनली लॉ जिसमें हर पता नहीं कब कौन सा नोटिफिकेशन आए, पुराना खत्म हो जाए। तो मैं भी कुछ मतलब आज से कोई 20-25 साल पहले मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में था, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो उस टाइम भी हर साल पुरानी किताब बेकार हो जाया करती थी और नया एक्ट आ जाया करता था, नया रेट आ जाते थे, नए रेडी रेकनर आते थे। अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ। लेकिन आप जिस तरह से सर बड़ा फ्रैंकली और बड़ा फेयरली कंसीड करके जिस हिसाब से आप आंसर दे रहे हैं, जिस हिसाब से आप हम लोगों का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और जिस हिसाब से आप बिल्कुल एक हम लोगों को लेमैन की तरह समझा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है। और हम ये उम्मीद करते हैं सर कि आपका ये जो एपिसोड है, आज आप दूसरी बार आए हैं, तीसरी चौथी बार जब भी आप आएंगे, हम लोग और हमारे और सब ग्रुप के लोग और उसके बाद भी जब ये यूट्यूब पे डल जाएगा वो लोग भी सब इससे लाभान्वित होते रहेंगे। आपका वैभव जी बहुत 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 आभार। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय वैभव गोयल जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि हमारा एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। जो धन हमने कमाया उसे हम भोग पाएं या ना भोग पाएं, जो धन हमने कमाया उसे हम भोग पाएं या ना भोग पाएं, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो हमने कर्म किए हैं उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।